मैं इसलिए कहता हूँ पढ़ दो, कुछ तो पढ़ोगे। क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है इसमें कितना, 1 × 10⁻⁻7। 1.0 मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। 1.0 लिखना अच्छा नहीं लगता, वैसे 1.0 ये लिखता क्यों है, ये समझ पाए तुम लोग कभी? 11th क्लास जाके पढ़ना, वहाँ पे एक आता है सिग्निफिकेंट फिगर, वहाँ से ये चीज़ लिखी जाती है। और वहाँ से जब लिखी जाती है तो आंसर भी ऐसा ही लिखना पड़ता है तुम्हें। अगर आंसर ऐसा नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा 11th क्लास से, ये माना जाता है। चलो आगे चलते हैं। तो ए दिया है और यहाँ पर है करंट कितना है, 1.5 एम्पियर। एज्यूम करना है, ध्यान से सुनो, एज्यूम के बाद मैं पढ़ रहा हूँ। दैट ईच कॉपर एटम, एक कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। मतलब कॉपर है, कॉपर का वायर है, एक कॉपर का एटम एक ही इलेक्ट्रॉन उसका फ्री है जो इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। इसका मतलब ये है, जैसे कॉपर का वायर है, कॉपर का, उसमें बहुत सारे कॉपर के एटम हैं, हर एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ही कंडक्शन के लिए दे रहा है। आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे आया कि नहीं? आ गया ना? नहीं आया? हाँ आ गया ना? तो एक कॉपर एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आगे चलते हैं। कह रहा है डेंसिटी जो है वो दी है, क्या दी है? डेंसिटी ऑफ कॉपर 9 × 10⁸ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक कॉपर एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है कंडक्शन का। ये आया एक एटम कॉपर का। अब बात को समझना, चलें स्टार्ट करें गेम को। 3 है, 10⁻³ है। चलो खुश रहो, ये हो गया। ध्यान से सुनना सब लोग। अगर अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, करंट दिया है, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है NEAVD। सही बात तो मैं ये बताऊं, मैंने सब कुछ अपने से पढ़ा हुआ है, इसीलिए आज तक मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक पता ही नहीं है। नहीं आया समझ में? और ना मैं कभी तुम लोग देखा कभी शॉर्ट ट्रिक बताया भी नहीं। और जो भी मैं बताया होऊंगा वो मैं अपने मन से ही बताता हूँ, काटने कूटने का कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैंने किसी से नहीं पढ़ा, इसीलिए तुम लोग खुद पढ़ा करो, खुद सोचा करो कैसे होगा, और बहुत दिन तक याद रहेगा। दूसरों को रास्ते पे चलोगे ना बालक, उतने रास्ता क्या सोच समझ के बनाया है वो तुम्हें थोड़ी पता है। सही है कि नहीं? तो I = NEVD आया समझ में? आ गया? अब सुनो बात को। ये जो चीज़ है यहाँ से VD निकालना है, तो VD = कितना होगा, I NEA। आया? तो I तो पता है, इतना पता है कि नहीं? E पहले से पता है अपने को, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी पता है कितना, 1.0 × 10⁻⁷। इसका 1.0 का कोई मतलब नहीं है। आया? ये सब मीटर स्क्वायर में है, ध्यान देना। हो सकता है ये तुम्हें बुक में सेंटीमीटर में दे, स्क्वायर में, तो जब ये तुम्हें सेंटीमीटर में देगा तुम्हें मीटर में बदलना ही पड़ेगा उसको, SI में। आया कि नहीं आया? आ गया? एम्पियर को मिली एम्पियर ये सब में दे सकता है। मामला कहाँ फंस रहा है? N में। क्या फंस रहा है? N में। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम में। आया समझ में? अब एक कॉपर, ध्यान से सुनना, एक कॉपर एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। अगर मैं ये पता कर लूँ कितने कॉपर हैं, क्या पता कर लूँ कितने कॉपर हैं, कॉपर के मतलब कितने एटम हैं, तो कहानी बन जाएगी। आया कि नहीं आया? आया? ध्यान से सुनो। 1 मोल मास ऑफ
मास ऑफ 1 मोल Cu। 1 मोल Cu का मास फिक्स है, देखो बुक में दिया होगा, दिया नहीं रहेगा तो वहाँ पेपर में देगा। 1 मोल 63.5 है, कितना है 63.5, 63.5 ग्राम है एक मोल का मोलार मास, कितना Cu का है। अब आते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आते हैं सॉल्यूशंस में, या क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में जाते हैं। 1 मीटर क्यूब में, और यही मीटर क्यूब n के लिए चाहिए, n भी क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम में। 1 मीटर क्यूब में कितना केजी है, इतना, और ये ग्राम में है, क्या है ये केजी में ही दिया है ना, देख लो ध्यान से, हाँ केजी में ही है। तो इसको हम किलोग्राम मतलब ग्राम में बदलेंगे तो निकलेगा नंबर ऑफ मोल, क्या निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैंने बताया है, बताओ, इलेक्ट्रॉन नहीं, Cu इन पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ मोल कितने हैं, इतना मास है, कितना मास है, इतना। तो मैंने तुम लोग बताया था गिवन मास अपॉन मोलार मास, याद करो, गिवन मास अपॉन मोलार मास नंबर ऑफ मोल होता है। आया समझ में एक नहीं आ गया। तो गिवन मास कितना है 9 × 10⁻3। ये केवल CBSE बोर्ड में ही आ सकता है सवाल, ठीक है। MP बोर्ड में अगर बहुत हार्ड पेपर बनेगा तभी आएगा ये, और सब नाच जाएंगे, समझ गए। गिवन मास कितना है, इतना, मोलार मास कितना है 63.5। इससे पता चलेगा इतना मोल हो गया, क्या हो गया, मोल आया। अगर इतना मोल अपने को पता चल गया तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल Cu में कितने एटम होते हैं, कितने एटम होंगे 1 मोल। अब 11th क्लास में जाना पड़ेगा। 1 मोल Cu एटम इक्वल टू 6.022 10⁻23 Cu एटम, ये होता है। 1 मोल कुछ भी रहता है, क्वांटिटी फिक्स है। नहीं आया तो 11th का देखो, मैंने बताया है मोल कॉन्सेप्ट, तो उसमें तुम देखोगे मोल पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। 10⁻23 भी लिख सकते हैं इसको अप्रॉक्सीमेट, इतना एटम है। अरे समझे कि नहीं, 1 मोल में इतना एटम है, तो टोटल कितने मोल है Cu के, इतने, और वो भी पर मीटर क्यूब में। तो मतलब 1 मोल में इतना एटम है, तो इतने मोल में कितना एटम होगा, इसका इंटू करना पड़ेगा, इसका इंटू करना पड़ेगा। तो 1 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो तुम्हें इसका इंटू करते ही तुम्हें पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो मतलब n की वैल्यू पता चल जाएगी, क्या पता चल जाएगी 9 × 10⁻3, ये नंबर ऑफ मोल हो गया, समझ गए। और ये जो है एटम से इंटू करेंगे तो इतने मोल में इतना टोटल एटम हो गया, और जितने एटम है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। कहा है ना, एक कॉपर एटम एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या निकलेगी, क्योंकि n होता है पर मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये मास पर मीटर क्यूब का है, किसका है तो ये n की वैल्यू निकलेगी। देखोगे काट कूट के बुक में n की वैल्यू निकाला गया है, कितना 8.5, कितना 8.5। तो यहाँ n की वैल्यू निकाली गई है 1.5 और यहाँ 8.5, अरे काटो कूटोगे आ जाएगा 8.5 × 10⁻28 और क्या लिखेंगे, और ये 1.6 × 10⁻19। और ये केवल इसके आगे सॉल्व केवल CBSE वाले करेंगे, बाकी MP बोर्ड वाले सॉल्व करने की जरूरत, तुम्हें लग रहा है ये आएगा पेपर में, नहीं आएगा। देखो MP बोर्ड वाले सॉल्व, ये जब सॉल्व करेंगे, अब देखो, अब बात को समझना क्या है, कहानी स्टोरी क्या बनी, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन से तुम्हें सीख क्या मिल रही है, इस क्वेश्चन से ये सीख मिल रही है कि जब हम n की वैल्यू को सॉल्व करें, क्या करें, सॉल्व करें तो 8.5 इंटू क्या आ रही है 10⁻28। अब NCERT में जो क्वेश्चन फंसाता है ऑब्जेक्टिव वो क्या रहता है, ये 10⁻28 इलेक्ट्रॉन
अगर सुनो ध्यान से सुनना, कॉपर है नहीं, ये कॉपर है, कॉपर का एरिया हम कितना ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिया गया है, एक मतलब इतना मीटर स्क्वायर लिया गया है, समझ गए। और 1 मीटर मतलब मीटर क्यूब उसकी डेंसिटी ले ली गई है। मतलब 1 मीटर चौड़ा लगभग इतना छोटा सा कॉपर लाएं, उसमें कितना, अगर एक कॉपर एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें कितने कॉपर के एटम होंगे, 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उसमें। 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, और सारे एक साथ ऐसे मूव करेंगे, सारे एक साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो सवाल ये आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, बहुत कम, लेकिन करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा कैसे आ जाती है। अभी सवाल समझ में नहीं आया ना, मैं आगे बताऊंगा। अभी सवाल एनसीईआरटी में ही दिया है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, डेंसिटी 10 की पावर ये, मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा कॉपर ले लिया जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर एक कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन लगभग होंगे। नहीं आया समझ में, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब समझो, ये तो वीडी जैसे इसको सॉल्व करो, देखो वीडी निकाला है, वीडी कितना आ रहा है, देखो पढ़ो ध्यान से उसको, वीडी कितना आ रहा है, 1.1 इंटू 10 की पावर कितना, -3 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनना, वीडी जो है वो 10 की पावर -3 है, मतलब इतना कम है कि तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। नहीं आए समझ में, मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब सोचो, जो स्केल 15 सेंटीमीटर की आती है, 15 सेंटीमीटर की स्केल आती है ना छोटी वाली, उसमें जो खाना बना होता है ऐसे छोटे छोटे, वो 1 मिलीमीटर का है, क्योंकि एक में 10 बने होते हैं, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने होते हैं। 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन केवल उतना जाता है बस। अरे नहीं आया, 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन केवल कितना जा रहा है, उतना। अरे ना आया, मतलब वो लगभग 15 सेकेंड लगेंगे, समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, 15 सेकेंड लगभग बच्चे, मतलब 12-13 सेकेंड लगेंगे पूरा स्केल पार करने में। नहीं आया, तो 15 से मतलब 12 से 13 सेकेंड ले रहे हैं, वो 15 सेंटीमीटर की स्केल पार करने में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इतनी कम होती है। आया कि नहीं आया, नहीं आया। और इससे 5 गुना मतलब 10 की पावर 5 टाइम ज़्यादा होती है थर्मल वेलोसिटी। कौन होती है, थर्मल वेलोसिटी की स्पीड लपक के तेज़ होती है, बहुत तेज़, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, सोचो कितना कम मिल गया उसकी स्पीड। तो सवाल ये उठता है, एनसीईआरटी में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इतनी कम है, मतलब ऐसे 1 सेकेंड में खट से इतना ही खिसकता है। नहीं आया समझ में, 1.1 ही खिसक रहा है। तो तुम बताओ कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चालू करते करंट की वैल्यू इतना ज़्यादा कैसे आ जाती है। समझ गए, ये सवाल है। मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम है, मतलब समझ नहीं पा रहे क्या। सवाल ये है कि करंट इक्वल टू क्या होता है, Q/T क्या होता है, Q/T। तो Q जो है इलेक्ट्रॉन है, समझ गए कि नहीं, ऐसा है। अगर इलेक्ट्रॉन जितना तेज़ी से चलेगा उतना कम समय लगेगा, और इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से चलने वाला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना कम होते हुए भी करंट की वैल्यू ज़्यादा क्यों आती है, ऐसा सवाल बनता है। क्योंकि जब करंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना कम, वो पर्टिकुलर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करते हैं। नहीं समझ आए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत सारे छोटे से पीस में भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन की होती है। किसकी होती है, ये जो आया है ना, एवरेज का मतलब 1 का होता है। एवरेज का मतलब जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट में, जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए और तुम्हारा सब मिला के 65% बना, तो ये एवरेज
एक सब्जेक्ट का मार्क्स मान रहे हैं कितना 65, तब जाके तुम्हें मिले बना 65%। नहीं आया, किसी में तुम्हारा 90 आया, किसी में 40 आया, ऐसे मिलाकर अगर एवरेज 65 आ रहा है तो 65% बना तुम्हारा। नहीं आया समझ में? तो वो हम मान रहे हैं कि हर एक का 65 है। नहीं आया? तो ऐसे ये जो वेलोसिटी है वो किसका है? एक इलेक्ट्रॉन का। किसका है? एक इलेक्ट्रॉन का। नहीं समझे क्या? तो एनसीईआरटी किस लिए टॉपर कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ो? जो एनसीईआरटी में लिखा है ना उसमें तुम घुस जाओ। नहीं आया समझ में? घुस के सोचो कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है और उसी से सवाल बनेगा। आया कि नहीं? नहीं समझे? ये आ गया स्टोरी समझ में? अब देखो दूसरा है थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड को हम यहाँ, ये आ गया ना। क्या करते क्या रहते तुम लोग? कुछ काम नहीं थी, यहाँ गिराओ वहाँ गिराओ, सुनना कुछ नहीं है। अभी समझ में नहीं आ रहा, जब 12th पास हो जाएंगे ना तब समझ में आता है लोगों को। अभी टर्मिनल के बाद ही समझ। अभी नहीं होता, जब जैसे ही 12th का रिजल्ट आ जाता है ना तब सबको अपनी औकात समझ में आती है। थर्मल स्पीड निकालने के लिए जहाँ क्वेश्चन दिया उसके नीचे कुछ लिखा है उन्होंने, देखो क्या लिखा है। कह रहा है चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th बुक। क्लास 11th बुक। अब तुम्हें क्लास 11th की बुक से पढ़ना पड़ेगा। नहीं आया? कह रहा है वहाँ से पढ़ोगे निकालोगे तब ये आएगा। तो थर्मल स्पीड उसने डायरेक्ट निकाल दी है। कितनी? देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड कितने आई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड कितनी आई थी? 1.1, या फिर इसको क्या लिखेंगे 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और जो थर्मल स्पीड उसने निकाला है देखो कितना निकाला है। क्या निकाला है? थर्मल स्पीड कितना निकाला है? 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। देखो इसमें और इसमें कितने ऑर्डर का अंतर देख रहे हो? कितने का देख रहे हो? 10⁵ का। कितने का? 10⁵ ऑर्डर का अंतर मिल रहा है। तो यही पूछ देता है जेईई में या नीट में कि थर्मल और उतने में कितने ऑर्डर का अंतर रहता है। समझ गए कि नहीं? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में सब लिखा है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बस यही दिक्कत है। देखो यहाँ लिखा है ना कि इतना होता है, नोट करो 10⁻⁻5 टाइम क्या होता है? थर्मल स्पीड क्या होता है? यहाँ -5 लिखा है, बात को समझो। -5 ये होगा, ये 6 हो रहा है क्या? देखो 6 हो रहा है क्या? 2 लिखा है ना वहाँ पर, 2 लिखा है, हमने 3 लिख दिया होगा। 2 लिखा है वहाँ पर, ये 2 लिखा है तो ये 10⁵ हो गया। मतलब थर्मल स्पीड 10⁵ ऑर्डर ज़्यादा है। अगर इसको कहेंगे तो ये 10⁻⁻5 कितना है? कम है। अरे यहाँ 10⁻⁻5 का इंटू करेंगे तब इसके बराबर आएगा, और इसमें 10⁵ का इंटू करेंगे तो इसके बराबर आएगा। नहीं समझे? तो थर्मल स्पीड 10⁵ ऑर्डर से बड़ा होता है। किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से या स्पीड से। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो मतलब कहानी है इसमें। आया? तो मतलब कौन सी स्पीड ज़्यादा होती है? थर्मल की ड्रिफ्ट। तो क्या कहोगे? थर्मल ज़्यादा होती है, लगभग कितना? 10⁵ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा होती है। क्या? थर्मल। आया कि नहीं आया? आ गया ना? इस सवाल का मतलब ये था। अगर तुम सही से समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मज़े करो।